हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 23 जनवरी 2023 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग that in case you find these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. तो आज की वीडियो का पहला आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन का एक आर्टिकल होने वाला है। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। व्हाई सो? अगर आप प्रीलिम्स के पॉलिटी और गवर्नेंस के पास्ट ईयर क्वेश्चंस उठा के देखेंगे तो आपको एक ट्रेंड दिखेगा। ट्रेंड क्या है कि अब जो क्वेश्चंस हैं वो केवल लक्ष्मीकांत बेस्ड, कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चंस ही नहीं पूछे जाते हैं इमरजेंसी पे, कॉन्स्टिट्यूशन बिल पे, प्रेसिडेंट पे, पार्लियामेंट पे, बजट पे आते हैं क्वेश्चंस, बट वो जो एरिया है, वो स्कोप है, वो वहीं तक सीमित नहीं है। A lot of legalistic questions have been asked lately, पैरोल के बारे में, जेल के बारे में, बेल के बारे में, कस्टडी के बारे में। तो इस तरह के जो इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं इनको आप समझने की कोशिश कीजिए। जो आपके आसपास, अगर इतना ज्यादा बेल के बारे में हम रोज पढ़ रहे हैं, और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी सेड अबाउट बेल प्रोविजंस कि बेल इज द रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। Chief Justice of India is talking about bail lately, so read about bail. अगर हम FIR के बारे में या फिर अगर हम बिल्किस बानो के केस में पैरोल के बारे में देख रहे हैं तो read about it. Read not just for the sake of reading, ऊपर से try and understand, read it 3 times so that you understand, okay, this is the concept of payroll, this is the concept of FIR, ताकि आपको चीजें समझ आए। क्योंकि वहां पे जान पूछ के आपको बहुत ही कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शंस बनाए गए होंगे, और अगर आपको एक बहुत अच्छी क्लैरिटी नहीं है उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में तो आप गलत मार्क करके आएंगे। सो फॉर दैट से ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट द कॉन्सेप्ट इज। अब यहाँ पे द हेडलाइन सेज चार्जशीट FIR एंड व्हाई सुप्रीम कोर्ट सेड फॉर्मर इज नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। अब यहाँ से बहुत तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, हम हर तरह का क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? यहाँ पे जो लिखा है उसकी एक्सप्लेनेशन तो हम जरूर डिस्कस करेंगे, बट आई वुड नॉट रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू दैट ओनली। आई वुड गो बियॉन्ड एंड टेल यू अ लिटिल मोर अबाउट FIR, विच आई स्ट्रांगली बिलीव इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। जो पिछले 3-4 सालों के ट्रेंड में हम देख रहे हैं, क्योंकि जो अब करंट अफेयर्स भी हैं वो करंट अफेयर्स नहीं पूछे जाते, दे आर कंटेम्प्रेरी करंट अफेयर्स। आप समझ रहे हैं? जो पिछले 2-3 साल में चल रहा है ट्रेंड, तो जीरो FIR के बारे में there's a lot of talk right lately। सुशांत सिंह राजपूत जी के टाइम पे और बहुत सारे और केसेस में जीरो FIR का नाम बहुत आया था, तो यू शुड बी नोइंग अबाउट इट। तो बहुत सारा FIR के बारे में इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे समझनी है। तो पहली बात तो FIR क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। दिस इज द सेक्शन आई एम डिस्कसिंग, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम FIR। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन FIR के बारे में लिखी है, पहले हम उसके बारे में थोड़ा सा देख रहे हैं। तो व्हाट इज FIR? FIR इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है क्योंकि एक्चुअल में अगर क्रिमिनल जस्टिस का प्रोसेस जो है वो शुरुआत ही FIR से होती है। ओके तो आप अगर एक FIR रजिस्टर करेंगे एक पुलिस स्टेशन में, उसके बाद ही जो पुलिस है वो इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है एक पर्टिकुलर केस की। तो FIR क्या है? FIR इज अ रिटन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द पुलिस व्हेन दे रिसीव इंफॉर्मेशन अबाउट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? इस तरह के ऑफेंसेस जिसमें वारंट के बिना ही आपको अरेस्ट किया जा सकता है, या फिर वारंट इन द सेंस एक अथॉरिटी द्वारा ऑर्डर के बिना ही आप बेसिकली जो पुलिस ऑफिसर हैं या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं वो किसी को अरेस्ट कर सकते हैं। तो एक अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया गया है उससे रिलेटेड अगर आप एक FIR दर्ज करवाते हैं तो शुरुआत होती है क्रिमिनल जस्टिस प्रोसेस की। ओके तो आप ये जानते हैं कि ये बेसिकली या तो विक्टिम जो खुद है कॉग्निजेबल ऑफेंस के वो भी दर्ज करवा सकते हैं, या फिर उनके बिहाफ पे कोई और भी करवा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो UPSC एब्सोल्युटली लव्स टू डू, कि यहाँ पे जो लिखा है कि FIR की जो डेफिनेशन है वो किसी भी लॉ में नहीं दी हुई। तो FIR इज द टर्म विच इज नॉट डिफाइंड इन आइदर IPC और CRPC 1973, या किसी भी लॉ में FIR की डेफिनेशन नहीं दी गई है। लेकिन जैसे यहाँ पे लिखा है बट इन पुलिस रेगुलेशंस, लेकिन पुलिस रेगुलेशंस और उनके जो रूल्स हैं पुलिस रूल्स एंड रेगुलेशंस में, उसमें मेंशन्ड है कि FIR
वो इंफॉर्मेशन होती है, वो रिपोर्ट होती है जो सीआरपीसी के सेक्शन 154 में लिखी हुई है। तो यहाँ पे पुलिस रेगुलेशंस में हमें मेंशन मिलता है एफआईआर का, और पुलिस रेगुलेशंस में ये लिखा है कि सीआरपीसी के सेक्शन 154 में जो भी तरह की डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन के बारे में बात की गई है वो एफआईआर है। तो एफआईआर पर से हैज नॉट बीन डिफाइंड, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि एक एफआईआर के 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। पहली बात तो जैसा कि मैंने आपको बोला, और ये 3 एलिमेंट्स आपको पता होने चाहिए, यही आपको डिस्टिंक्शन करने में हेल्प करेंगे व्हाट इज एन एफआईआर एंड व्हाट इज नॉट एन एफआईआर। नंबर 1 है कि एक जो ये जो इंफॉर्मेशन है, इट मस्ट रिलेट टू द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, इट मस्ट रिलेट टू अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। नंबर 1 ये है पॉइंट। नंबर 2 ये है कि या तो ये रिटन में दिया जा सकता है इस पर्टिकुलर ऑफेंस के बारे में इंफॉर्मेशन, या ओरली भी आप जो पुलिस स्टेशन के हेड हैं उनको इसके बारे में इंफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर प्रीलिम्स में बाय चांस आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अगर एक टेलीफोन के ऊपर टेलीफोनिक मैसेज जो आप देते हैं एक पुलिस स्टेशन के हेड को, क्या वो एफआईआर के रूप में एक्सेप्ट की जा सकती है? जी हाँ, मैंने बोला ओरली, तो ओरली भी तो आप इन्फॉर्म कर सकते हैं एक पुलिस स्टेशन के हेड को, सो दैट इज करेक्ट। और ये चीज मैंने आपको क्यों बताई टेलीफोनिक मैसेज वाली, क्योंकि इसी तरह के अप्लाइड क्वेश्चन जब प्रीलिम्स में आते हैं, अगर लक्ष्मीकांत से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप आई थिंक 2021 का पेपर उठा के देख सकते हैं, उसमें कि प्रेसिडेंट अगर एक सेशन को सब समन करते हैं या एड्रेस करना होता है, तो जरूरी है कि वो पार्लियामेंट के ही प्रमाइसिस के अंदर करेंगे, कहीं भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये अप्लाइड एक क्वेश्चन है, क्योंकि कहीं पे संविधान में ये बात लिखी ही नहीं है कि एक 4 दीवारी के अंदर ही वो सेशन होल्ड करना है। ही कैन एड्रेस अ पर्टिकुलर सेशन एनीवेयर, ही और शी द प्रेसिडेंट। ओके, तो ये अप्लाइड इंफॉर्मेशन है। तो सेकंड पॉइंट क्या है एक एफआईआर का, सेकंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है कि या तो ये राइटिंग में दिया हो या ओरली दिया हो इसके बारे में इंफॉर्मेशन टू द हेड ऑफ द पुलिस स्टेशन। थर्ड इंफॉर्मेशन क्या है? ओके, थर्ड इंफॉर्मेशन ये है दैट इट मस्ट बी रिटन डाउन एंड साइंड बाय द इंफॉर्मेंट एंड इट्स की पॉइंट्स शुड बी रिकॉर्डेड इन अ डेली डायरी। यानी कि इसको लिखा जाना चाहिए, और उस एफआईआर जहां पे उसे लिखा गया है उसको जो इन्फॉर्म कर रहा है उसके बारे में उसको साइन करना है वहां पे, ठीक है। और साथ ही में जो पुलिस की डेली डायरी होती है उसमें उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। तो ये 3 एलिमेंट्स हैं जो एक एफआईआर बनाते हैं। सो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो दिस वॉज अबाउट दी एफआईआर। और देखिए बहुत बार ऐसा होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि अगर एफआईआर में जो भी लिखा है उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू की पुलिस ने, और जिसके बारे में वो जिसको एक्यूजेशन लगाई गई है, जिसपे वो इंसान ही नहीं, मतलब उसको ही ट्रेस नहीं कर पाए, तो यू कैन नॉट ट्रेस इट, है ना। आप अगर नहीं कर पाए पुलिस, तो अनट्रेस्ड रिपोर्ट फाइल करनी पड़ती है, या फिर जो ऑफेंस कमिट करने की बात की गई है एफआईआर में उसका कोई एविडेंस ही नहीं मिला, कुछ ऐसा लगा ही नहीं कि ऑफेंस हुआ नहीं था, तो कैंसिलेशन रिपोर्ट भी फाइल करनी पड़ती है। तो ये बेसिकली एफआईआर के बारे में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए थी, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं। पर थोड़ी सी अगर और इन्फॉर्मेशन हम देखें तो वो ये है कि व्हाट इफ द पुलिस रिफ्यूज टू रजिस्टर एन एफआईआर। पुलिस ने अगर रिफ्यूज कर दिया कि हम एफआईआर ही दर्ज नहीं करेंगे आपके, तो सीआरपीसी का सेक्शन 154 क्लॉज 3 क्या कहता है, अगर कोई भी एक ऐसा इंसान है जो एक पर्टिकुलर पुलिस ऑफिसर या पुलिस स्टेशन के हेड अगर उनकी एफआईआर को दर्ज नहीं करते हैं, तो वो जो एसपी है, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, या डीसीपी, जो भी कंसर्न डीसीपी है, उनको कंप्लेंट भेज सकते हैं। तो जब फिर एसपी और डीएसपी सेटिस्फाई हो जाएंगे कि जी हाँ ये इन्फॉर्मेशन जो दी जा रही है मुझे वो सही है और इसमें जांच पड़ताल होनी चाहिए, तो या तो खुद इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं या अपने किसी सबॉर्डिनेट पुलिस ऑफिसर द्वारा करवा सकते हैं। और क्या हो सकता है, अगर फिर भी कोई एफआईआर नहीं रजिस्टर की गई तो और आप क्या कर सकते हैं, या फिर आप छोड़िए एसपी वाला रूट अगर आप ना मिले, तो व्हाट यू कैन डू इज, ये भी सेक्शन 156 क्लॉज 3 में ही गिवन है सीआरपीसी के सेक्शन, आपको नहीं याद रखने, डू नॉट वरी। पर मैं आपको बता रही हूँ कौन कौन से एवेन्यूज आपके पास अवेलेबल हैं, क्योंकि क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि व्हाट इफ पुलिस रिफ्यूजेज टू रजिस्टर योर एफआईआर, व्हाट ऑल एवेन्यूज आर अवेलेबल टू यू। तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन गो बिफोर अ कंसर्न्ड कोर्ट, है ना। तो अगर कंसर्न्ड कोर्ट को लगेगा कि जी हाँ एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है ना, और हमें लग रहा है आई एम सेटिस्फाइड, एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो एक इन्वेस्टिगेशन का बेसिकली तो कंसर्न कोर्ट ये कहेंगे पुलिस को कि आप अभी के अभी दर्ज कीजिए एफआईआर और इन्वेस्टिगेशन भी कंडक्ट करवाना शुरू कीजिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट एफआईआर। आई थिंक इससे बाहर कुछ एफआईआर से रिलेटेड आपसे नहीं पूछा जा सकता। लेट मी चेक, यहाँ पे अगर कुछ रह गया है तो दिस वी हैव डन, इट इज नॉट डिफाइंड,
ये भी हमने देख लिया। एन FIR इज फाइल्ड एट फर्स्ट इंस्टेंस आफ्टर पुलिस आर इन्फॉर्म, तो इसीलिए इसे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। ओनली इफ द पुलिस फाइंड सफिशिएंट एविडेंस कैन बी अवॉर्डेड। ओके, तो यहाँ पे कुछ कुछ है जो अभी हम बाद में देखेंगे जब हम चार्जशीट पढ़ लेंगे। तो एवरीथिंग हैज बीन डन, कैंसिलेशन रिपोर्ट होती है अगर कोई एविडेंस ही नहीं मिला, या फिर कोई ऑफेंस के बारे में ऑफेंस हुआ इससे रिलेटेड कुछ हम जांच पड़ताल में हमें मिला ही नहीं, या फिर अनट्रेस्ड रिपोर्ट हमें फाइल करनी पड़ती है। ओके, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही हम देखना चाहेंगे कि जीरो FIR क्या होता है। बहुत लॉजिकल, आई थिंक ये मैंने विजन IAS की वीडियोस में से भी एक किसी वीडियो में जीरो FIR का कॉन्सेप्ट आपको बताया है। तो अगर आप कोई एक ऑफेंस हुआ है, ठीक है, और लेकिन वो ऑफेंस सपोज कीजिए आपने किसी और पुलिस स्टेशन में जाके उसके बारे में कंप्लेंट दर्ज करवाई है और उस पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन के अंदर वो ऑफेंस नहीं हुआ है। So basically, when a police station receives a complaint regarding an offense जो उनके jurisdiction में नहीं हुआ है, किसी और पुलिस स्टेशन की jurisdiction में हुआ है, लेकिन फिर भी वो वाला पुलिस स्टेशन आपकी FIR को रजिस्टर कर लेता है। रजिस्टर करने के बाद वो बेसिकली ये वाली FIR जो आपने वहां दर्ज करवाई है, जो आपका पुलिस स्टेशन नहीं है एक्चुअली में, जहां पे इन द सेंस वो ऑफेंस नहीं हुआ, पर वो उस कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन को फिर वो भेज देते हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। लेकिन आप दर्ज उसे कहीं भी करवा सकते हैं, किसी भी पुलिस स्टेशन में, जरूरी नहीं है जहां ऑफेंस है वहीं पे FIR दर्ज होगी, आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके करवा सकते हैं। इसे हम जीरो FIR कहते हैं। अब जीरो FIR क्यों कहते हैं, बहुत लॉजिकल है इस चीज में। हर FIR का एक नंबर होता है जिसे हम FIR नंबर कहते हैं, है ना, हर रेगुलर FIR का। लेकिन जीरो FIR को, क्योंकि वो उस पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन में ऑफेंस हुआ ही नहीं है, तो वो उसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, तो इसीलिए उस FIR को कोई नंबर नहीं देते, इसीलिए उसको जीरो FIR कहते हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको लोग जीरो FIR बता तो देते हैं क्या होता है, लेकिन उसके बाद अगर बाय चांस UPSC happens to ask this, है ना, तो क्या हुआ, अब ये वाला पुलिस स्टेशन है, वो एक कंसर्न जो पुलिस स्टेशन है उसको बेसिकली जीरो FIR भेज देंगे। तो जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है वो क्या करेंगे, उस जीरो FIR को रिसीव करने के बाद एक फ्रेश FIR रजिस्टर करेंगे और फिर इन्वेस्टिगेशन चालू होगी। मतलब FIR नंबर तो देना पड़ेगा ना एक फ्रेश FIR दर्ज करके, तभी जाकर इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। तो ये एक इंफॉर्मेशन थी जो आपको पता होनी चाहिए थी। लेट्स सी यहाँ पे क्या हुआ है। FIR से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको इससे बाहर आई डू नॉट थिंक कोई क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि FIR पब्लिक डॉक्यूमेंट है कि नहीं, तो वो भी हम देखेंगे। ये क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को क्या बोला है कि जो चार्जशीट है वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होती। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर बाय चांस प्रीलिम्स में एक स्टेटमेंट है कि चार्जशीट एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो वो स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है चार्जशीट एक पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। या फिर अगर एक क्वेश्चन ऐसा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू द इंडियन एविडेंस एक्ट, तो उसमें एक ऑप्शन है चार्जशीट, तो वो गलत है, एक ऑप्शन है FIR, तो वो सही है। और बहुत सारे ऑप्शंस कौन से बन सकते हैं वो अभी हम इंडियन एविडेंस एक्ट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत ही पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की डेफिनेशन मिलती है। ऑलराइट, लेकिन अभी यहाँ के लिए आपको बस इतना जानना है कि चार्जशीट एक पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होती। ओके, तो ये चीज यहाँ पे लिखी है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर हम एक चार्जशीट को फ्रीली एक्सेसिबल बना देंगे तो वो CRPC को वायलेट करेगा। साथ ही में जो अक्यूज्ड हैं, क्योंकि अक्यूज तो इनोसेंट भी हो सकते हैं ना, तो जो अक्यूज्ड हैं उनके राइट्स को कॉम्प्रोमाइज करेगा, या विक्टिम है उनके प्राइवेसी को कॉम्प्रोमाइज करेगा, या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनके राइट्स को भी कॉम्प्रोमाइज करती है चार्जशीट अगर हम पब्लिकली पब्लिश कर देंगे तो। ओके, तो ये चीज यहाँ पे लिखी है। 2 जज बेंच ऑफ जस्टिस MR शाह एंड CT रवि कुमार डिसमिस्ड अ PIL, तो एक PIL दर्ज की गई थी जिनमें उस PIL ने कहा था, पिटिशनर्स ने ये कहा था कि आप प्लीज पुलिस और बाकी एजेंसीज जैसे ED है, CBI है, उनको ये डायरेक्शन दीजिए कि वो जो चार्जशीट्स हैं वो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपलोड करें जैसे ही चार्जशीट बन जाती है। तो इस केस का नाम है सौरव दास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब चार्जशीट क्या है ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई डोंट थिंक इस पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर आर्टिकल में से कुछ भी ऐसा है जो आप अगर मिस कर दें तो आपका एक होलिस्टिक व्यू बन सकता है। एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग रिटन हियर इज इंपॉर्टेंट, ऑल्दो ये जो सेक्शन 173 ये से लिखा है कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें से, ठीक है। द चार्जशीट इज नथिंग बट अ फाइनल रिपोर्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर under section 173 clause 2 of the CRPC. Okay,
द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन फॉरवर्ड्स द चार्जशीट। तो क्या होता है, देखिए क्या हुआ, आपने एफआईआर दर्ज की, ठीक है, एफआईआर दर्ज की, फिर उसके बाद आपने इन्वेस्टिगेशन की, तो फिर उसके बाद आपने क्या किया, इन्वेस्टिगेशन से आपको पता चला ओके दिस इज द नेचर ऑफेंस, इस तरह का एविडेंस मिला, तो उसके बाद आप एक चार्जशीट फाइल करेंगे, ठीक है। तो एक फाइनल रिपोर्ट जिसे हम कहते हैं, चार्जशीट इज एक्चुअली द फाइनल रिपोर्ट। अभी देखिए मैंने आपको क्या बताया था, जब एफआईआर हम फाइल करते हैं तो एफआईआर के बारे में आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो 3 ऑप्शन होते हैं उसके बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद। अगर तो हमें सारे एविडेंसेस मिल गए, हमें पता चल गया कि ये दर्जा लगेगा, ये चार्ज लगेगा, तो हम चार्जशीट बना देंगे और वो होती है फाइनल रिपोर्ट। दूसरा क्या होता है कि हमें बेसिकली पता चला इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि ये तो एफआईआर बेकार है, कोई ऑफेंस तो हुआ ही नहीं, ऐसा तो होती है कैंसिलेशन रिपोर्ट बनती है फिर। तो अगर जिस इंसान को एक्यूज किया गया है वो इंसान ही नहीं मिला, तो उसके बाद फिर अनट्रेस्ड रिपोर्ट होती है। तो 3 ऑप्शंस होते हैं एफआईआर के बाद, आपको ये पता होना चाहिए। एक होती है फाइनल रिपोर्ट जो बनती है एफआईआर के बाद, जिसे हम चार्जशीट कहते हैं, दूसरी होती है कैंसिलेशन रिपोर्ट, तीसरी होती है अनट्रेस्ड रिपोर्ट, है ना। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ओके तो फिर क्या होता है, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी फॉरवर्ड्स द चार्जशीट टू मैजिस्ट्रेट हु इज एम्पावर्ड टू टेक नोटिस ऑफ द ऑफेंसेस मेंशन। यानी कि जब चार्जशीट बना ली एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने या पुलिस स्टेशन के इंचार्ज ने, तो फिर उसके बाद वो चार्जशीट को मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करते हैं, फिर मैजिस्ट्रेट वुड टेक द नोट ऑफ द ऑफेंसेस मेंशन। द चार्जशीट शुड कंटेन द, अब चार्जशीट में क्या क्या होना चाहिए, तो थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन, चार्जशीट में क्या होना चाहिए, नेम्स ऑफ द पार्टीज होना चाहिए, पार्टीज कंसर्न जो है उनके नाम होंगे, नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन होगा, किस तरह की इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर चार्जशीट में कंटेन है, डिटेल्स ऑफ द ऑफेंसेस, ओके इट शुड से। और साथ ही में अगर बाय चांस ये आ जाए क्वेश्चन कि चार्जशीट में क्या क्या होना चाहिए, तो चार्जशीट को ये भी बताना है कि क्या अक्यूज अंडर अरेस्ट है, कस्टडी में है, या उसको छोड़ दिया गया है, रिलीज कर दिया गया है, क्या उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है अभी तक या नहीं लिया गया है, ये भी इंफॉर्मेशन चार्जशीट में मेंशन होनी चाहिए। द चार्जशीट कंप्लीट विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स फॉर्म्स द बेसिस फॉर द प्रोसिक्यूशंस केस एंड फॉर द चार्जेस टू बी फ्रेम्ड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्जशीट से रिलेटेड ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। ये जब हमने बेल बहुत डिटेल में डिस्कस किया था तब मैंने आपको बताया था कि किस केस में बेल एक राइट बन जाता है, ये आपको याद होगा। तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि एक चार्जशीट है वो 60 to 90 डेज के पीरियड के अंदर अंदर अगर नहीं फाइल की जाती, तो जिसको आपने अरेस्ट किया हुआ है वो अरेस्ट ही इलीगल हो जाता है एंड द अक्यूज्ड इज एंटाइटल्ड टू बेल। ओके तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओनली इफ द ओके ये भी सब कुछ आई हैव एक्सप्लेन्ड। Why did the Supreme Court in Saurav Das case say a charge sheet is not a public document? अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा कि चार्ज शीट एक पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, तो ये हम देख लेते हैं। कोर्ट ने कहा देखिए हम चार्ज शीट को पब्लिकली अवेलेबल नहीं करवा सकते क्योंकि वो पब्लिक डॉक्यूमेंट ही नहीं है। ओके पीआईएल क्या कह रही थी कि आप इसको पब्लिकली अवेलेबल करवाइए, ट्रांसपेरेंसी ऑल ऑफ दैट, है ना, इस चीज के लिए। तो कोर्ट ने कहा देखिए पब्लिकली तो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल करवाए जाते हैं ना, पर चार्जशीट तो पब्लिक डॉक्यूमेंट ही नहीं है। अब क्या किस बेसिकली सेक्शंस के तहत इन्होंने बोला कि पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, वो कहते हैं सेक्शन 74 और सेक्शन 76 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का, उनके हिसाब से इन दोनों ही पर्टिकुलर सेक्शंस में जो जिस तरह के डॉक्यूमेंट्स की बात की गई है चार्जशीट उसमें फिट ही नहीं होता, तो इसीलिए वो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। तो हम देख लेते हैं, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में लिखा हुआ है बट स्टिल we would try to simplify it। क्या होते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो सेक्शन 74 क्या कहता है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का कि पब्लिक डॉक्यूमेंट कौन से होते हैं, फॉर्मिंग द एक्ट और रिकॉर्ड्स ऑफ सॉवरेन अथॉरिटी ऑफिशियल बॉडीज, तो मतलब जो भी रिकॉर्ड एक सॉवरेन अथॉरिटी या ट्राइब्यूनल या कोई ऑफिशियल बॉडी या फिर कोई पब्लिक ऑफिसर अपने पास रखते हैं, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो, जुडिशियल हो या एग्जीक्यूटिव हो, किसी भी इंडिया के पार्ट में या कॉमनवेल्थ में, अब क्योंकि 1872 का एक्ट है तो कॉमनवेल्थ इसीलिए वर्ड लिखा हुआ है, या किसी फॉरेन कंट्री में, तो उसे हम पब्लिक डॉक्यूमेंट कहते हैं। और क्या होता है पब्लिक डॉक्यूमेंट, पब्लिक रिकॉर्ड्स केप्ट इन एनी स्टेट ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स, तो ये यहाँ पे लिखा है ऑल्दो इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके सेक्शन 76 डील्स विद सर्टिफाइड कॉपीज, और अब देखिए सेक्शन 74 में ये लिखा है, सेक्शन 76 में क्या लिखा है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एवरी पब्लिक ऑफिसर हैविंग द कस्टडी ऑफ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, जो भी पब्लिक ऑफिसर है जिनकी कस्टडी में एक पब्लिक डॉक्यूमेंट रखा हुआ है और उस पब्लिक डॉक्यूमेंट पे को एक्सेस करने का किसी का राइट है,
तो वो बेसिकली अगर पर्सन आपको डिमांड करता है कि मुझे प्लीज आप इस चीज की एक कॉपी दे दीजिए, मैं आपको मिनिमम जो लीगल फीस है इसको अवेल करने के लिए वो दे दूंगा, मुझे एक कॉपी दे दीजिए, और उसको आपको देनी पड़ेगी एक सर्टिफिकेट के साथ कि ये जो कॉपी हम दे रहे हैं इट इज अ ट्रू कॉपी। ठीक है, तो ये बेसिकली कहती है, और यही FIR के उसमें लागू होता है। ठीक है, द सर्टिफिकेट मस्ट हैव द डेट, seal, name and designation of the officer. While dictating the order, Supreme Court said that reliance on Section 74 and 76 was misconceived. Documents mentioned in Section 74 of the Evidence Act can only be said to be public documents, certified copies of which are to be given by the... Okay, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत ही ट्विस्ट करके इंटरप्रेट किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखिए जो पब्लिक डॉक्यूमेंट कौन से, देखिए क्या है, सेक्शन 74 पहले आ रहा है लेकिन सेक्शन 76 बाद में आ रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अदरवाइज देखा इसे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए पब्लिक डॉक्यूमेंट्स वो होते हैं जिसकी सर्टिफाइड कॉपीज जो भी किसी कंसर्न्ड पब्लिक अथॉरिटी के कस्टडी में है वो किसी को आपको देनी पड़ेगी। somebody has a right to avail it, है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा लिखा है कि जो चार्जशीट सुप्रीम कोर्ट ने कहा चार्जशीट तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं जिसकी सर्टिफाइड कॉपी आपको किसी को देनी पड़ेगी। वो तो कहीं नहीं लिखा ना, FIR की कॉपी देनी पड़ती है, इसकी थोड़ा ना देनी पड़ती है, तो इट इज नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। तो दे इंटरप्रेटेड इट अदरवाइज। तो यही चीज इन्होंने बोली है। द कोर्ट ऑल्सो क्लैरिफाइड दैट एज पर द सेक्शन 75 ऑफ द एविडेंस एक्ट ऑल डॉक्यूमेंट्स अदर देन दोज लिस्टेड इन, और फिर सेक्शन 75 ने ये भी कहा है बीच में कि जो भी डॉक्यूमेंट सेक्शन 74 में लिस्टेड नहीं है वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट है। तो एक्चुअल में चार्जशीट क्या है, एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट है। अगर बाई चांस स्टेटमेंट ये लिखी आ जाए कि चार्जशीट इज अ प्राइवेट डॉक्यूमेंट तो वो भी सही है। ठीक है, The court rejected the petitioners. तो petitioners basically क्यों लेके आए थे ये PIR? petitioners ने बोला देखिए मिस्टर सुप्रीम कोर्ट, यू ओनली इन 2016 का एक केस था यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो उसमें आपने क्या कहा था, उसमें आपने हर पुलिस स्टेशन, भारत के हर पुलिस स्टेशन को डायरेक्ट किया था कि आपको FIRs की जो कॉपी है वो ऑनलाइन पब्लिश करनी है 24 घंटे के अंदर अंदर जब आप रजिस्टर कर लेते हैं। तो एक्सेप्ट ऑफ कोर्स जो सेंसिटिव नेचर की FIRs हैं तो फिर आप इस तरह का प्लीज चार्जशीट को भी एक्सटेंड कीजिए इन डायरेक्शंस को। ओके, तो ये बेसिकली उन्होंने मना कर दिया। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि देखिए हमने ऑनलाइन FIR कॉपी क्यों अपलोड करने के लिए कहा था 2016 में भी हमने इसलिए कहा था क्योंकि बहुत बार अक्यूज जो होते हैं वो इनोसेंट होते हैं, तो उनको ये बात पता चल जाए कि अच्छा मेरा नाम इस जगह पे आया है, और वो रिलीफ अवेल कर पाएं किसी कंपीटेंट कोर्ट से। ऐसा नहीं कि उनको सरप्राइज ही हो जाए, एक दिन बुला ले और अरेस्ट करके कोई ले जाए। तो उनको भी तो अपना हक होना चाहिए कि मेरे खिलाफ किसी ने FIR दर्ज की है, तो आई शुड ऑल्सो गेट टू नो अबाउट इट। तो ये बेसिकली हमारा एम था 2016 का जजमेंट। तो ये चीज यहाँ पे उन्होंने बोली, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसको चार्जशीट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। Alright, so I hope you understood all of it. तो यहाँ पे एक आर्टिकल है, लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले एक एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कैसे रेलवेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एम्पावरिंग रेलवे सेक्टर। और रेलवेज पे आप जानते होंगे इस बार क्वेश्चन भी आया था, बट ऑफ कोर्स अ डिफरेंट क्वेश्चन GS के पेपर में। विकसित भारत ब्लूप्रिंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर मेनी रीजंस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इफ यू से राइट अबाउट, इफ यू गेट अ क्वेश्चन ऑन ट्राइबल राइट, यू राइट अबाउट एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम। तो यहाँ पे और भी बहुत कुछ है। इफ यू गेट से आपको कोई केस स्टडी मिलती है एथिक्स में, यू कैन राइट वेरियस एग्जाम्पल्स जो अभी तक की सक्सेस स्टोरीज हैं। बहुत सारी इंट्रोडक्शंस और बहुत सारे कंक्लूजन्स भी आपको यहाँ से मिलेंगे, पर उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आपको इसका क्रक्स समझना है कि क्यों लाया गया है एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम। तो देखिए यहाँ पे एज द ऑथर स्टार्ट, द ऑथर आई थिंक इज लिंक्ड विद नीति आयोग एंड hence he has some first hand experience with the aspirational districts program also. तो यहाँ पे क्या लिखा है, sharing borders with the states of Karnataka and Tamil Nadu and situated inside the Wayanad wildlife sanctuary। तो देखिए एक आदिवासी हैमलेट है, छोटा सा आदिवासी ऑक्यूपाइड एरिया है, तो वो वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में स्थित है, और उसके जो बॉर्डर्स हैं वो कर्नाटका और तमिलनाडु से लिंक्ड हैं। तो ऑफ कोर्स आप सोचिए कि कितनी ही रफ टेरेन में और कितनी रिमोट एरिया में ये हैमलेट, आदिवासी हैमलेट स्थित है, लोकेटेड है। Owing to the geographical location, the region remains reachable only by foot। तो इसीलिए आप यहाँ तक केवल पैदल चल के ही जा सकते हैं, गिवन द जोग्राफिकल लोकेशन।
जो यहाँ पे आदिवासी जहाँ पे रह रहे हैं। द डिस्ट्रिक्ट यूजेस मोबाइल, अब जो डिस्ट्रिक्ट है, जो वायनाड है बेसिकली, वो बहुत सारे मोबाइल मेडिकल यूनिट्स को यूज़ करता है। मोबाइल मेडिकल यूनिट एक वैन है बेसिकली, जिसमें एक ट्राइबल मेडिकल ऑफिसर होते हैं, एक आशा वॉलंटियर होती हैं, एक पब्लिक हेल्थ नर्स होते हैं, जो मेडिकल सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। वो क्या करते हैं, साथ ही में मेडिकल कैंप्स भी इस्टेब्लिश करते हैं ताकि दे इंश्योर कि सारे रेजिडेंट्स हैं उनको टाइम टू टाइम पे स्क्रीन किया जाए कि कोई डिजीज तो नहीं है। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत है तो उनको मेडिसिन देना, काउंसलिंग देना कि आप में ये डिजीज पनप सकती है, सो बेटर बी प्रिकॉशंस अबाउट इट, इस तरह की चीजें मोबाइल वैन्स करती हैं। लाइक सुल्तान बेतरी, ये बेसिकली इस हैमलेट का नाम है। जोग्राफिकल रिमोटनेस एंड अदर फैक्टर्स हैव डिप्राइड, इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि इसी तरह के बहुत सारे और ऐसे छोटे छोटे से पॉकेट्स हैं जो इंडिया जो ग्रो कर रही है वहाँ पे ट्रिकल डाउन उसकी प्रॉस्पेरिटी नहीं हो पाई है। इंडिया की सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, ये वर्ड्स जो मैं बोल रही हूँ ना, आप लिख सकते हैं। आप इतना सुनेंगे अगर रोज के रोज वीडियोस, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में यही लैंग्वेज फिट हो जाएगी और आप ये रेप्लिकेट करके आएंगे वहां पे। सो आई होप दिस इज हेल्पिंग यू आउट। ओके, बट नाउ देयर इज होप। अभी तक तो जोग्राफिकल रिमोटनेस की वजह से जो इन तक नहीं पहुंच पाई प्रोस्पेरिटी, पर अभी हमें होप दिखती है, क्योंकि जो सुल्तान बेतरी जो अभी हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देखा है, इट इज वन ऑफ द ब्लॉक्स जो सिलेक्ट किया गया है केरला द्वारा टू इम्प्रूव गवर्नमेंट सर्विस डिलीवरी अंडर द एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम। ओके, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। देखिए, आप ये तो जानते ही हैं कि एक स्टेट होती है, स्टेट में फिर एक डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट में विलेज देन ब्लॉक, है ना, ये सब कुछ आपको पता है। ब्लॉक देन विलेज। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम देख रहे हैं। ऑन जनवरी 7 ड्यूरिंग द सेकेंड नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो आप जानते हैं जनवरी 7 को क्या हुआ था, सेकेंड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज पे बेसिकली जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं हमारे, उन्होंने लॉन्च किया था एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम। ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोग्राम है जिसका फोकस क्या है, इंप्रूविंग गवर्नेंस टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ सिटीजंस इन द मोस्ट डिफिकल्ट एंड अंडर डेवलप्ड ब्लॉक्स ऑफ इंडिया by converging existing schemes, defining outcomes and monitoring them on a constant basis। देखिए, आप बहुत बार ना कंपेटिटिव फेडरलिज्म पढ़ते हैं तो आपको लगता है यार कंपटीशन तो बेकार है ये, बट अगर कंपटीशन हेल्दी हो ना तो उसी से तो देखिए, कंपटीशन एक ऐसी चीज है जो नीति आयोग बहुत सारे इंडेक्स निकालती है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स, है ना, कि कैसे कौन कौन सी स्टेट एसडीजी की जो पैरामीटर्स है उसको सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो एक बारी कोई टॉप करता है या सेकंड आता है, थर्ड आता है, तो बाकी स्टेट्स भी करने की कोशिश करती हैं। तो इस कंपटीशन में वो इम्प्रूव होती है, एज अ होल भारत इम्प्रूव होता है। तो चाहे वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो, चाहे वो कंपेटिटिव फेडरलिज्म हो, इम्प्रूव तो एज अ होल भारत ही हो रहा है ना। तो क्या ही कंपटीशन, इट इज हेल्दी, इट इज गुड। तो कॉपरेटिव फेडरलिज्म इनफैक्ट कहीं जगहों पे कॉपरेटिव फेडरलिज्म से भी अच्छी इंप्रूवमेंट ला सकता है फॉर अ कंट्री। तो वही बेसिकली हम एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम के माध्यम से भी करने की कोशिश करेंगे। हम जितनी भी एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन को और बढ़ाएंगे, स्ट्रेंथन करेंगे। हम आउटकम्स डिफाइन करेंगे कि ये हमारा टारगेट है, इसको हमें इतने टाइम में अचीव करना है। फिर हम मॉनिटर करेंगे कॉन्स्टेंट बेसिस पे कि अच्छा इस महीने में कौन से ब्लॉक ने अच्छा परफॉर्म किया इस पर्टिकुलर पैरामीटर के ऊपर, तो फिर कंपेयर करेंगे, रैंकिंग्स आएगी, तो फिर दूसरा ब्लॉक प्रेरित होगा कि हमें भी नंबर 1 आना है। तो इस चक्कर में बेसिकली एवरीबडी वुड ग्रो। तो ये कंपेटिटिव फेडरलिज्म का आई थिंक एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। द एबीपी इज बिल्ट ऑन द नोट वर्दी सक्सेस। तो ये बेसिकली हम क्यों एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम लेके आए, क्योंकि जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम था उसने काफी अच्छा परफॉर्म किया, जिसे 2018 में लॉन्च किया गया था। किसके लिए? 112 अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया के लिए। ओके, एन इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी इन कंसल्टेशन विद द स्टेट्स। तो बेसिकली एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी सारी स्टेट्स की कंसल्टेशन में उन्होंने 500 ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई किया है, 28 स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरीज में से। इन ईच ऑफ देम द एबीपी विल फोकस ऑन मॉनिटरिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एबीपी इन सारे ही 500 ब्लॉक्स में 15 की सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे फोकस करेगा। जो मेजर सेक्टर्स में ऑफ कोर्स इनके ये जो की एरियाज हैं, ये बेसिकली कुछ मेजर सेक्टर्स के अंदर आते हैं, जैसे हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एडुकेशन, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, फिनेंशियल इंक्लूजन, स्किल डेवलपमेंट, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल डेवलपमेंट। तो इन पर्टिकुलर सेक्टर्स के अंदर बेसिकली कुछ तरह के और 15 की सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होंगे। दीज थीम्स वर सिलेक्टेड फॉर फैसिलिटेटिंग होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एवरी ब्लॉक विद इन द स्टेट्स। ओके, विद द स्टेट्स हैविंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
कि स्टेट्स के पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर कोई और स्टेट स्पेसिफिक की सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर, देखिए हर स्टेट अलग है और भारत की खूबसूरती यही है कि हर स्टेट, आप स्टेट के अंदर भी एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाएं, भाषा चेंज हो जाती है, कल्चर चेंज हो जाता है, टेरेन चेंज हो जाता है, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें, तो वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच तो हो ही नहीं सकती। तो सबसे अच्छी बात एबीपी की ये है कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। क्या पता आपके यहाँ पे इन पैरामीटर्स को, जो भी हमने डिस्कस किया सेक्टर्स को, इसके अलावा कोई और पैरामीटर पे लैक कर रहा हो एक पर्टिकुलर ब्लॉक, तो आप वो रख सकते हैं। उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए आप टारगेट्स डिफाइन कीजिए, फिर उसे अटेन कीजिए, फिर हम उनको मॉनिटर करेंगे। ओके, तो स्टेट स्पेसिफिक जो KSIs हैं, लोकल चैलेंजेस से रिलेटेड, उनको एड्रेस करने के लिए भी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। द KSIs will be tracked on real-time basis and periodic rankings will be released across key thematic areas to foster a healthy and dynamic competition, जैसा कि मैंने आपको बताया। ओके, तो ये डेटा ड्रिवन गवर्नेंस है। देखिए डेटा ड्रिवन गवर्नेंस पे अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसमें बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। आई मीन देखिए, जो भी चीज़ एक हमारे पास उसकी क्वांटिटी अवेलेबल ना हो, क्वांटिटी इन द सेंस, तो हम कंपेयर कैसे करेंगे? हम सिर्फ क्वालिटेटिव मेजर्स में तो कुछ कंपेयर कर ही नहीं सकते ना, और इम्प्रूव कैसे करेंगे? तो स्टैट्स होने बहुत ज़रूरी हैं। आई थिंक गवर्नेंस का मतलब ही है डेटा ड्रिवन गवर्नेंस, एटलीस्ट आज के समय में। तो efficiency की रूट्स पे लाई करता है डेटा ड्रिवन गवर्नेंस। द फोकस ऑन ब्लॉक्स echoes द हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लॉक्स। तो देखिए, आप जानते होंगे मिस्टर नेहरू के टाइम पे 1952 की कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आया था, उसी का। तो हमें ये चीज़ तब भी पता थी कि हमें ब्लॉक लेवल पे डेवलपमेंट करनी बहुत ज़रूरी है। ओके, तो यही बेसिकली हिस्टोरिक जो इम्पोर्टेंस हमने आइडेंटिफाई की थी ब्लॉक्स की, डेवलपमेंट ब्लॉक्स की, जैसे 1952 में इंट्रोड्यूस किया गया था फॉर अ सब्सटैंशियल इंक्रीज इन कंट्रीज एग्रीकल्चर। ऑफ कोर्स उस समय पे तो एग्रीकल्चर प्रोग्राम को ही इम्प्रूव करने के लिए हम लेके आए थे, ऑल्दो वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया था फॉर वेरियस रीजंस। और कुछ गलत भी कहना गलत है, क्योंकि हम उस समय जस्ट आज़ाद ही हुए थे। ये कह देना बहुत आसान है कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, पर आप एक बार खुद सोच के देखिए, बहुत कुछ हुआ है उस समय पे भी। बहुत सारे इंडस्ट्रीज, आप अगर मान लो, जो आप मॉडल्स पढ़ते हैं, 5 ईयर प्लान्स पढ़ते हैं, ऑफ कोर्स प्लानिंग आज के हिसाब से देखिए इट्स नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज एवरीबडी इकोनॉमिकली तो आई थिंक सबकी आइडियोलॉजी यही है कि लिबरलाइजेशन होनी चाहिए। बट एट दैट टाइम व्हाट द फ्रीडम फाइटर्स, जो उन्होंने लेगेसी, जो प्रोमिसेस उस समय पे दिए गए लोगों को, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई थी, तो वही यहाँ पे उनको क्रेडिट दिया गया है 1952 के कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को। ओके, डेवलपमेंट ब्लॉक्स इंश्योर दैट लार्जर देन प्रोपोर्शनेट शेयर of the development reaches the marginalized and vulnerable sections of the population by building social and economic infrastructure as an administrative and monitoring unit। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉनिटरिंग यूनिट यहाँ पे क्या हो गया, ब्लॉक लेवल। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है। और साथ ही में ब्लॉक लेवल पे जब हम चीज़ों को मॉनिटर करेंगे, की सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को अचीव करेंगे, तो मतलब इट इंश्योर्स कि एक वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं लागू की जाए। मतलब पूरे भारत को एक ही चीज़ छोड़ना चाहिए। हर भारत में छोटी छोटी जगहें हैं, अलग अलग नीड्स हैं, तो उन नीड्स को पूरा किया जाना चाहिए। इंस्टेड द ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन कैन अडॉप्ट कस्टमाइज्ड अप्रोचेस टूवर्ड्स इंप्रूविंग सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रीजन। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। तो देखिए कुछ कुछ वर्ड्स, जैसे कंपैरेटिव फेडरलिज्म देखा, डेटा ड्रिवन गवर्नेंस देखा हमने, वी सो यहाँ पे जो जो इसकी हेडलाइन है विकसित भारत, तो आपको याद होगा मैंने एक और आपको बोला था, कंक्लूजन आप लिख सकते हैं, विकसित भारत रीचिंग द लास्ट माइल, है ना। तो ये चीज़ आप अपने एथिक्स में गांधी की सर्वोदय मॉडल पढ़ते हैं। गांधी का सर्वोदय मॉडल क्या था, कि एक इंसान जो लास्ट रो के लास्ट इंसान तक भी एक बेनिफिट है तो वहां तक रीच करना चाहिए ना, रीचिंग द लास्ट माइल, द लास्ट मैन इन द लास्ट रो। तो ये इस तरह से यू कनेक्ट, यू गेट द एग्जांपल्स, यू गेट द टर्मिनोलॉजीज, यू गॉट द वर्ड होलिस्टिक डेवलपमेंट फ्रॉम हियर, यू राइट अबाउट इट। तो यहाँ पे यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी है। एक और वर्ड जो आपको मिलता है कि जो ADP है, यानी कि जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम था, उसने हमें बताया कि अगर डेवलपमेंट को एक जन आंदोलन की तरह लिया जाए, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत बार रिटरेट करते हैं, तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, तो ऑटोमेटिकली सक्सेस वुड फॉलो। इन द लास्ट 5 years many aspirational districts have bettered their performance across several indicators than the state average values। अगर एक फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर है, तो उसमें जो स्टेट एवरेज लेवल पे परफॉर्म कर रही है, उससे कहीं गुना ज़्यादा वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, जिसको
पर्टिकुलरली पिन पॉइंट करके उस पर काम किया गया, वो परफॉर्म कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे कुछ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। एक झारखंड के डिस्ट्रिक्ट के पश्चिमी सिंहभूम, वहाँ पे बेसिकली एक आप जानते हैं, इट यूज टू बी अ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरिया। इट हैज रेज्ड रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेग्नेंट women within the first trimester from just 39% टू 91%। तो आप खुद सोचिए 39% हुआ करता था 2018 में जब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लाया गया, और अब 2022 में 91% है रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेग्नेंट women within the first trimester। Of course it has seen improvement। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स का एग्जाम्पल दिया है, करौली इन राजस्थान, नामसाई इन अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे इन तरह के डिस्ट्रिक्ट्स में क्या हुआ है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज 40% से राइज हुई है 90% तक। दिस इज ह्यूज। आई थिंक इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं ना, इकोनॉमिक सर्वे में हर साल आपको इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज पे एक फोकस दिखेगा, वहाँ पे भी डेटा आता है और बहुत प्रेरित किया जाता है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी सेफ डिलीवरीज होती है ना, इसीलिए उनको प्रेरित किया जाता है कि सेफ, उसमें इन्फेंट सेफ रहना चाहिए, वुमेन सेफ, लेडी सेफ रहनी चाहिए, हु इज गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड, देयर शुडंट बी एनी मिस कैरेज, और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें। तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी इज गोइंग अप, शोज दैट ऑफ कोर्स वी आर इम्प्रूविंग। तो अगर इन तरह के डिस्ट्रिक्ट्स में 40% से 90% हुई है, ऑल्दो हमें तो 100% का ही हमेशा एम करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ द बेसिक इसेंशियल थिंग ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। ओके, बट इट्स अ गुड इम्प्रूवमेंट। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है। और कैसे कुपवारा जो है जम्मू एंड कश्मीर का, इट इज इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ सेकेंडरी स्कूल्स विद फंक्शनल इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम लेस देन 50% टू मोर देन 95%। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो आप लिख सकते हैं, जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की सक्सेस स्टोरीज हैं। तो इसीलिए फरवरी 1 2022 में हमारी फिनेंस मिनिस्टर ने अपने यूनियन बजट की स्पीच में मेंशन किया था कि कैसे 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में से 95% डिस्ट्रिक्ट्स ने बहुत सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस देखी है इन मेजर इंडिकेटर्स सच एज हेल्थ, न्यूट्रिशन, फिनेंशियल इंक्लूजन, स्किल डेवलपमेंट। हाउएवर, उन्होंने ये बताया, हाईलाइट किया कि कुछ ब्लॉक्स ऐसे हैं विच कंटिन्यू टू अंडर परफॉर्म। तो हमें इनको बेसिकली फोकस करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन इतना स्पेसिफिक आ जाता है कि आप उसमें कुछ जनरलिस्टिक ही लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन ये आ जाए, एक क्वेश्चन पूछा गया आपके मेंस के पेपर में, और जिसमें यह है कि व्हाट आर द रीजंस फॉर सम ब्लॉक्स, मतलब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ने अच्छा तो परफॉर्म किया लेकिन कुछ ब्लॉक्स क्यों रह गए, व्हाट डू यू थिंक आर द रीजंस बिहाइंड इट, एंड हाउ कैन एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम डील विद इट। तो आपको फिर उसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट भी लिखना है, ये भी रीजन लिखना है कि कुछ ब्लॉक्स क्यों रह गए, फिर आपने एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम को भी एक्सप्लेन करना है उसमें। तो 3 पार्ट हो गए एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के। तो उसका एक पार्ट क्या आता है जो मैंने बताया कि क्यों, बेसिकली व्हाट आर द मल्टी लेयर्ड रीजंस जिसकी वजह से कुछ ब्लॉक्स अंडर परफॉर्म करते रह गए। डिफिकल्ट टेरेन, जोग्राफिकल रिमोटनेस जो अभी हमने देखा, वहां तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल है, लैक ऑफ रिसोर्सेज, हिस्टोरिकल इनजस्टिस, सोशल मार्जिनलाइजेशन। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता सोशल मार्जिनलाइजेशन, क्या पता जो मेन स्ट्रीम उस स्टेट के लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, दे डोंट वांट टू गेट अमैलगमेटेड विद that population, and hence they face social stigma, and hence they live in ghettos and isolation. So social marginalization, lack of resources, historical injustice, कम्युनिटी वल्नरेबिलिटी, क्या पता वो कम्युनिटी इतनी वल्नरेबल है वो मेन स्ट्रीम के साथ अपने कल्चर को जोड़ ही नहीं सकती, तो आपको वहां जाना पड़ेगा ना, तो गवर्नेंस को वहां जाना पड़ेगा, जरूरी नहीं है वो कम्युनिटी गवर्नेंस लगाए। तो ये चीज यहाँ पे द ABP aims to address these inequalities by improving governance and last mile service delivery at the block level as key drivers of initiative states are expected to guide। यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ओके, और यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यू कैन राइट इट इन एम्पल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। मेरे को ऐसा लगता है कि आप बहुत जगह लिख सकते हैं इसको। विकसित ब्लॉक इज द फाउंडेशन फॉर अ विकसित भारत। आप इसे ऐसे में भी लिख सकते हैं क्योंकि एक्चुअल में एक विकसित ब्लॉक ही तो विकसित भारत की फाउंडेशन पे लाई करता है। दिस फॉरवर्ड लुकिंग प्रोग्राम विल लेवरेज द 3 C's ऑफ कॉन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन एंड कॉम्पिटिशन टू अचीव दिस विजन। ये चीज़ आप बहुत जगहों पे लिख सकते हैं। इफ यू से यू राइटिंग एन आंसर ऑन गवर्नेंस in GS2 or GS4, you write about the importance of these three C's: convergence, collaboration and competition, if you have to achieve any vision whatsoever. ओके,
तो यहाँ पे हमें अब एक एग्जाम्पल देखना है कि रेलवेज के AI मॉड्यूल ने क्या किया है। ओके, तो देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे प्लीज एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन. चैट GPT has come up, and a lot of questions can be asked on artificial intelligence. Maybe ethical issues related to artificial intelligence, maybe something in the science and tech part of the GS3 paper. Maybe चैट GPT का आपसे क्रक्स ही पूछ लिया जाए, कैसे ये कैसे ये मशीन लर्निंग जो मॉडल्स होते हैं, हाउ डू दे वर्क एंड क्या प्रिमाइस है एंड ऑल ऑफ दैट. ठीक है, यू नेवर नो. सो यहाँ पे एग्जाम्पल एक जो हमें मिलता है कि रेलवेज का एक AI ड्रिवन मॉड्यूल है, आइडियल ट्रेन प्रोफाइल. जैसे कि आपको इस नाम से ही पता चल रहा है, आइडियल ट्रेन प्रोफाइल का मतलब क्या है कि क्या बेसिकली ये क्या रूट है, क्या आइडियल है, किस तरह की टिकट्स बुक होती हैं. तो इस तरह का डेटा फीड किया गया है इसमें, इस AI मॉड्यूल में, जिससे एक आइडियल ट्रेन प्रोफाइल निकल के आई है. तो अभी हम देखते हैं इसका मतलब क्या है. इट इज डेवलप्ड बाय रेलवेज का खुद ही का इन हाउस सॉफ्टवेयर आर्म, सेंटर फॉर रेलवेज इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्रीज जिसे हम कहते हैं. तो इसमें बेसिकली क्या, पिछले 3 साल का डेटा फीड किया गया है ऑफ 200 लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन. यानी कि जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन होती हैं, जो बहुत लंबे सफ़र होते हैं, उनकी जो ट्रेन हैं, ऐसी 200 ट्रेन का बेसिकली उसमें डेटा फीड किया गया है. तो इस मॉड्यूल ने एक आइडियल ट्रेन प्रोफाइल निकाल के दी है, जैसे कि इस पर्टिकुलर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन के रूट पे कैसे किस तरह की टिकट्स बुक हुई हैं, क्या ओरिजिन क्या डेस्टिनेशन का पेयर रहा है, कहाँ स्टॉप फेवरेबल रहा है, कौन सा जो पेयर है ओरिजिन डेस्टिनेशन का फ्लॉप है, वहाँ पे बहुत कम टिकट्स बुक होती हैं. किस किस टाइम पे सबसे ज़्यादा किस टाइम के डिपार्चर और अराइवल को सबसे ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं. तो इस तरह की आइडियल ट्रेन प्रोफाइल यहाँ पे निकल आई है. जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, अगर एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन में 60 हॉल्ट्स है, 60 बार बेसिकली रुक रही है बीच बीच में, तो AI ने बोला है कि 1800 पॉसिबल टिकट कॉम्बिनेशन होते हैं. तो खुद सोचिए आप, 60 हॉल्ट्स है, तो जो भी डेटा इसको फीड किया गया उन्होंने ये पैटर्न बनाया. अगर फॉर एग्जाम्पल एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन रूट पे 10 हॉल्ट्स हैं, 10 जगह रुक रही है, तो उसमें 45 टिकट कॉम्बिनेशन बनते हैं, सो ऑन. इट्स अ वेरी गुड स्टेप. तो ये आप लिख सकते हैं आइडियल ट्रेन प्रोफाइल के बारे में, हाउ इंडियन सेक्टर्स, इंडियन डिपार्टमेंट्स, इंडियन मिनिस्ट्रीज आर अडॉप्टिंग इट. ओके, तो यहाँ पे बेसिकली आप जानते हैं जो कॉन्फ्रेंस चल रही है, DGP's मीट एजेंसीज टॉक वेज टू टैकल खालिस्तान एक्सट्रीमिज्म. तो आप यहाँ पे देखिए बहुत सारी बातें, लास्ट दिन था तो क्या क्या बातें हुई, कल हमने डिस्कस की थी बाकी बातें. तो यहाँ पे जो पंजाब के जेल्स हैं उनको रिफॉर्म करना, ओवरऑल करना, स्क्रूटनाइज करना, किस तरह से रेडिकल फंडिंग हो रही है. वी हैव टू चेक ऑन कि कैसे वेपन्स प्रोलिफरेट कर रहे हैं अक्रॉस द बॉर्डर, क्योंकि आप जानते हैं, आई थिंक मैं बहुत बार ये एम्फोसाइज कर चुकी हूँ कि खालिस्तानी जो इशू है, इट इज़ अ वेरी सीरियस कंसर्न. इट इज़ इमर्जिंग अगैन, and you must be reading about Khalistan. I sincerely suggest you that what was the origin, how did the government deal with it, what the Operation Blue Star was, and who was KS Gill, and इस तरह की चीज़ें आपको बेसिक पता होनी चाहिए. although you wouldn't be writing names here and there, but what is the Khalistan issue, since we know Indian government is very sensitive about it, given the fact the Canadian government didn't do anything about the referendum which was being held in their country within their country's premises. तो ये सारी चीज़ें आपको पता है, जिसमें गुरपतवंत सिंह पन्नू जी जो सिक्स फॉर जस्टिस के लीडर हैं, उन्होंने इतना बड़ा रेफरेंडम करवाया, खालिस्तान कौन चाहता है. तो वी आर वेरी सेंसिटिव अबाउट इट, वी मस्ट बी. ओके, तो यहाँ पे बेसिकली खालिस्तान एक्सट्रीमिज्म की बात की गई है, उसको कैसे टैकल किया जा सकता है. पुलिस फोर्सेज शुड बी मेड मोर सेंसिटिव एंड ट्रेन्ड इन इमर्जिंग. ये मिस्टर मोदी ने कहा है कि पुलिस फोर्सेज को और सेंसिटिव करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, और उनको ट्रेन करना पड़ेगा इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के अंदर भी. और साथ ही में ऑफकोर्स जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग मैकेनिज्म्स हैं, जैसे फुट पेट्रोल्स, उसमें भी स्ट्रेंथनिंग करना ही पड़ेगा, बस साथ साथ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में भी हम आगे बढ़ें. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं. और बहुत सारे जो DGPs ने बताया, इंफॉर्मेशन जो हमें मिल रही है वो ये है, देयर इज़ इंक्रीज इन स्मगलिंग ऑफ वेपन्स फ्रॉम पाकिस्तान. और बहुत ज़्यादा पाकिस्तान द्वारा एफर्ट्स किए जा रहे हैं कि पंजाब को डिस्टेबलाइज किया जाए, दोबारा एक्टिवेट करना खालिस्तान एक्सट्रीमिज्म को. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है. और व्हाट दीज गाइज आर डूइंग इट, पाकिस्तान या बाकी जो अब्रॉड बेस्ड टेररिस्ट हैं, व्हाट दे पीपल डू इज़, वो जो लोकल जो लुक्कड़ वाले गैंगस्टर्स होते हैं उनको यूज़ करके बस अपना टेरर प्लान्स को एग्जीक्यूट करवाना. वी आर सीइंग ऑल ऑफ इट. जो अभी सरहौली पुलिस स्टेशन पे अटैक हुआ, बहुत सारे इस तरह के
के ग्रेनेड अटैक्स हो रहे हैं, तो वो तो बच्चे हैं, बच्चे भी जो यूट्यूब पे उन्होंने देखा है कैसे वो बॉम्ब चलता है, ग्रेनेड बनाते हैं और उसको फोड़ते हैं, तो मतलब इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, विच ऑफ कोर्स से इसके जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है उसको रेगुलेट करना ही बहुत ज़रूरी है। ओके, द BSF, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिंस द खालिस्तानी इशू इज बीइंग डिस्कस, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड के जो इंडिया पाकिस्तान पंजाब वाला बॉर्डर है, पंजाब के साइड वो BSF वहाँ पे पेट्रोल करता है, तो उन्होंने बहुत सारे 67 वेपन्स, 22 ड्रोन्स इनको डिटेक्ट किया, हेरोइन वहाँ पे बेसिकली ड्रग स्मगलिंग हो रही है। PM मोदी सजेस्टेड प्रिजन रिफॉर्म्स टू इम्प्रूव जेल मैनेजमेंट एंड डिस्कस स्ट्रेंथनिंग ऑफ बॉर्डर एज वेल एज कोस्टल सिक्योरिटी बाय ऑर्गेनाइजिंग frequent visit of officials. I would say internal security में आप खालिस्तान एक्सट्रीमिज्म के बारे में पढ़ें, आप आप लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के बारे में पढ़ें, क्योंकि इट इज़ कमिंग डाउन सॉर्ट ऑफ, और उसमें नए ट्रेंड्स इमर्ज हो रहे हैं। और जो भी चीज़ें साइबर सिक्योरिटी, वो तो यू कैन नॉट डू विदाउट इट। साइबर सिक्योरिटी आई थिंक उससे ज़्यादा प्रोमिनेंट और रेलिवेंट कोई टॉपिक हो ही नहीं सकता आपके पेपर के लिए, बिकॉज वी रिसेंटली सॉ दिस एम्स सर्वर अटैक, देन वी ऑल्सो सॉ नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस बीइंग होस्टेड बाय आवर home minister, and he also emphasized a lot on cyber security and all of that, so you should be doing everything nicely. Okay, now this is very important. PM Awas is for rural poor, but in West Bengal, owners of houses like these are on the list. Now this is very very important. देखिए ये आप बहुत जगहों पे एग्जाम्पल्स के रूप में लिख सकते हैं। क्यों? अगर प्रधानमंत्री आवास योजना पे एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आ जाए, जो आ सकता है, पर ऑफ कोर्स उस क्वेश्चन के फिर एक दो पार्ट्स और होंगे, ठीक है, या फिर अगर आप कि जो बेनिफिशरीज हैं, अगर क्वेश्चन इतना फुल फ्लेजेड आ जाए, ओपन क्वेश्चन के जो स्कीम्स हैं, योजनाएं होती हैं जो सरकार की, उनका इम्पोर्टेंस क्या है कि वो उनके एलिजिबल बेनिफिशरीज तक पहुंचे, तो वहां तक पहुंच रहा है कि नहीं, या फिर किसी और द्वारा वो डेविएट कर दिया जाता है कहीं और, ऑलरेडी रिच लोगों के पास वो बेनिफिट्स चले जाते हैं। जैसे जो यूरिया सब्सिडी, उसको क्या हो रहा था, यूरिया सब्सिडी जो फार्मर्स को मिलती थी, तो यूरिया वो क्या करते थे, इतना सस्ता, वो इंडस्ट्रीज जो होती थी वो यूरिया मतलब ले जाते थे सारा, क्योंकि सब्सिडाइज रेट पे तो फार्मर्स को मिल ही रहा है। तो फिर उन्होंने, सरकार ने क्या किया, नीम कोटिंग ऑफ यूरिया शुरू कर दिया, ताकि अब नीम वाला कोटेड यूरिया तो क्या कर लेगा उसका कोई इंडस्ट्री, है ना। तो ये इस तरह से इंश्योर करना। तो आप यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई है जो इंडियन एक्सप्रेस कीप्स ऑन डूइंग ऑल ऑफ दैट, एंड दिस इज द रीजन जो आपको इंडियन एक्सप्रेस इज अ ब्यूटिफुल न्यूज़पेपर। बहुत सारी चीज़ें इसमें जो ऐसी एक्सप्लेन सेक्शन में आती हैं, या फिर इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं, या जो एडिटोरियल्स आते हैं, आई थिंक दे फैंटास्टिक। द हिंदू इज गुड ऑफ कोर्स फॉर वेरियस रीजंस, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट अच्छा है उसका, पर उसके एडिटोरियल्स में व्हाट द प्रॉब्लम है कि हम जैसे कुछ सरकार ने कुछ भी किया है तो बस एक ही वर्ड बार बार, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट, तो वो मेरे तो दिमाग में, मुझे ऐसा लगता है, फिट हो गया है कि अच्छा द हिंदू का एक एडिटोरियल, नाउ इट वुड से दिस, सो वो एक डायनामिज्म नहीं है द हिंदू के एडिटोरियल्स में, एंड दिस इज द रीजन आई केम अप विद दिस आइडिया ऑफ कवरिंग 2 न्यूज़पेपर्स सो दैट अ बैलेंस सॉर्ट ऑफ चीज़ आपके बन जाए। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि अभी जैसे हमने देखा कि जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है, एक्चुअल में जो बेनिफिशरीज हैं, आप देखिए किन के नामों के लिए घर यहाँ पे बनने के लिए लिस्ट में आए हैं, जिनके पास ऑलरेडी कितने बड़े बड़े घर हैं। तो देखिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना किस लिए लाई गई है, जो लोग जिनके पास घर नहीं है, या जिनके पास कच्चा घर है, या जो बिल्कुल ही मतलब डेस्टिट्यूट कंडीशन में रह रहे हैं, उनको घर देना, जिनके पास घर नहीं है उनको घर देना, ये है ना एम एक इस पर्टिकुलर स्कीम का। लेकिन यहाँ पे बेनिफिशरीज कौन हमें दिख रहे हैं, हम देखते हैं एक इंसान है जिनके पास ऑलरेडी 3 मंजिली एक पक्का हाउस है, जिसमें CCTV कैमरा भी लगा हुआ है, एक कोर्टयार्ड भी है, गराज भी है ग्राउंड फ्लोर पे। फिर एक और बेनिफिशरी है जिनके पास ऑलरेडी एक अंडर कंस्ट्रक्शन उनका 4 मंजिला एक घर हमें दिख रहा है, जिनका आयरन गेटेड गैराज है ग्राउंड फ्लोर पे। ओके, ये सारी चीज़ें, एक बेनिफिशियरी जो हमें दिख रहे हैं लिस्ट पे, वो उनकी एक 2 फ्लोर पक्का हाउस है जिसमें AC भी लगा हुआ है। एक और है एक 4 रूम पक्का हाउस जिसमें काउ शेड भी है फ्रंट यार्ड में। फिर एक और है अनदर पक्का हाउस विद अ गारमेंट शॉप अटैच, जिसमें एक कपड़ों की दुकान भी है साथ में। सो ये लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन, ऐसा नहीं है कि यहीं खत्म हो जाती है, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है, ऑफ हाउसेस लाइक दीज, ईच अ फार क्राई फ्रॉम द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया
ऑफ द प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। ओके, जहाँ पे बेसिकली इनके जिनके पास भी पक्का हाउसेज हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे तो हमें कुछ और ही सीन दिख रहा है। क्लियरली नन क्वालिफाइज फॉर द स्कीम्स इंक्लूजन कंडीशंस ऑफ पॉवर्टी, डेस्टिट्यूशन एंड कच्चा और डिलिबरेटेड हाउसिंग। ओके, ये इन्वेस्टिगेशन बताई गई है और बहुत सारे इंडियन एक्सप्रेस का ये कहना है बहुत सारे जो हमने बेनिफिशरीज यहाँ पे देखे जिनको मिल रहा है घर, वो तृणमूल कांग्रेस जो है वेस्ट बंगाल की रूलिंग पार्टी, ये लोग कहीं ना कहीं उनसे रिलेटेड हैं। कोई पंचायत का लीडर है और तृणमूल कांग्रेस का को सपोर्ट करते हैं, तो इस तरह का कुछ कुछ हमारे सामने आ रहा है। नो, बट ऑफ कोर्स वी वोंट गो इनटू दैट, यू जस्ट हैव टू राइट इट एज एन एग्जांपल। ओके, नो फंड स्कैम है तो स्कैम का नाम लिख देना। अगर स्कैम इस तरह का कोई इसको लेबल दे दिया जाता है किसी हेडलाइन द्वारा, तो बस ऐसे नाम, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना स्कैम इन वेस्ट बंगाल, ठीक है, तो आप ऐसा कुछ लिख सकते हैं। जैसे 2G स्कैम लिखते ही खत्म हो जाता है बात, सबको पता है व्हाट द 2G स्कैम वाज। ओके, नो फंड्स हैव बीन डिस्पर्स्ड बट हैड इट नॉट बीन फॉर तो अब क्या हो रहा है, अभी इन लोगों को कोई फंड तो नहीं डिस्पर्स हो पाया, पर फंड हो ही जाता डिस्पर्स अगर ये प्रोटेस्ट ना होती। जो लोकल लेवल के जो लोग हैं, जो बेचारों ने 3-3 साल से अप्लाई किया हुआ है, जो एक्चुअल में जिनको घर चाहिए पर उनको नहीं मिल रहा, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की तरफ से, तो दे आर प्रोटेस्टिंग अबाउट इट। ओके, द की अप्रूवल्स आर डन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का जो अप्रूवल है, की अप्रूवल, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। तो इट इज़ वेरी इजी कि लोकल स्टाफ से कोल्यूड करके आप बेसिकली फंड्स क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड करवा सकते हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत, और अपने बनते हुए घर को एक्सटेंड करवा सकते हैं। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। ओके, और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्योंकि हम डिस्कस कर ही रहे हैं, तो हम यहाँ पे एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, हाउ डज इट वर्क। द ग्राम पंचायत थ्रू द ग्राम सभा सिलेक्ट्स, प्रायोरिटाइजेज एंड फाइनलाइजेज अ परमानेंट वेट लिस्ट ऑफ एलिजिबल बेनिफिशरीज। किसके बेसिस पे? सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस के बेसिस पे। तो ये आपको पता होना चाहिए। ग्राम सभा बेसिकली पहले ग्राम सभा, फिर ऑफ कोर्स ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत ग्राम सभा की सहायता से सिलेक्ट करते हैं और प्रायोरिटाइज करते हैं एलिजिबल बेनिफिशरीज को। किसके बेसिस पे? सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस के बेसिस पे 2011 के। तो वंस द बेनिफिशरीज आइडेंटिफाई, एक बारी बेनिफिशरी आइडेंटिफाई हो गया तो नेम उनका रजिस्टर हो जाता है एक आवास सॉफ्ट करके ऐप के ऊपर, जहाँ पे नरेगा, जॉब कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह भी होती हैं। The bank account details are validated at the block level. After this, a proposal is generated to sanction the house. फिर एक proposal generate होता है कि आप इनके लिए house का sanction generate कर दीजिए. The review and approval of proposals are done at the district level. तो वही चीज़, जो review इस चीज़ का जो proposal आया है कि सैंक्शन कर दीजिए हाउस, उसका रिव्यू और अप्रूवल बेसिकली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। तो बेनिफिशियरी कहाँ सिलेक्ट हुई है? ग्राम सभा लेवल पे, ग्राम पंचायत लेवल पे, लेकिन जो अप्रूवल आया है वो कहाँ पे आया है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। वंस अप्रूव्ड, a sanction order is generated and then an order sheet for payment of the first installment. The center releases funds to the states and sets targets to states. तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर जो स्टेट है फिर वो allocate करती है टारगेट टू डिस्ट्रिक्ट्स। Okay, now we will discuss the Hindu के articles. Gunman kills 10 during Lunar New Year, fate in US। तो देखिए, हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। आपको याद होगा हमने जो गन लॉज रिसेंटली लाए गए हैं जो बाइडन द्वारा, वहाँ पे आप देखिए सबसे बड़ा, आप जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, आप भारत का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं और GS2 का एक जो टॉपिक है कि दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से आप इसे कंपेयर कीजिए, तो आप US कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ते हैं, तो फिर आप वहाँ पे पढ़ते हैं कि US कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू सिक्योरिटी भी दिया हुआ है। राइट टू सिक्योरिटी, वहाँ पे गन रखना आपका फंडामेंटल राइट है। मैं बिल ऑफ राइट्स की बात कर रही हूँ, जो उनके केस में फंडामेंटल राइट्स हैं। तो आपके पास अपने पास गन रखना अपनी सिक्योरिटी के लिए फंडामेंटल राइट है। तो जब आप US जाएंगे तो आपको सबसे बड़ा कल्चरल शॉक ये लगेगा कि वहाँ गन्स ऐसी ही बिक रही हैं, मतलब वहाँ पे शॉप्स हैं गन बेचने की। तो क्योंकि वहाँ पे फंडामेंटल राइट है, हर किसी के पास एक गन होना चाहिए अपनी सिक्योरिटी के लिए। ऑल्दो इसका प्रमाइस बहुत अलग है, इसका फिलोसॉफिकल प्रमाइस है। अगर आप अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन आता कहाँ से, आई कैन गो ऑन टू टेल यू दैट, बट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ओके, तो वहाँ पे अभी तो खैर दे आर डूइंग समथिंग अबाउट इट, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे गन अटैक्स हो रहे हैं। जब इतना इजीली एक्सेसिबल होगा गन तो यही होगा ना। तो पर अभी क्या है, मियामी जो है, और भी बहुत सारे एरियाज हैं US के, बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं, तो वो
लोग परेशान हैं गन वायलेंस से यूएस में, तो उन्होंने अपनी गन्स वापस करनी शुरू कर दी है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को, जिसके बदले में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स पैसे दे रहे हैं लोगों को कि ओके आप वापस कर दो, ताकि थोड़ा गन वायलेंस खत्म हो। पीपल आर एक्चुअली फेड अप बिकॉज ऑफ दिस। पर इतना भी कुछ नहीं है, उनको बहुत स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है गन लॉज को, तब जाके जो गन वायलेंस, हेट्रेड रिडन वायलेंस के, अगर आप गोरे हैं, आपको काले लोग नहीं पसंद तो आप उनको जाके मार दो, आप माइग्रेंट्स को पसंद नहीं करते तो आप उनको जाके मार दो, व्हाट नॉनसेंस इज दैट, बट स्टिल इट एग्जिस्ट। और हमने कल डिस्कस किया था जसिंडा आर्डर्न के बारे में कि न्यूजीलैंड में क्या हुआ था। न्यूजीलैंड में एक ये जितनी भी लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्रीज है ना, उसमें सब में ये अमेरिका टाइप चीज़ ही फॉलो होती है कि गन्स इजीली अवेलेबल हैं। जर्मनी देख लीजिए आप, यूरोप में पूरा ऐसा है। तो फिर उन्होंने क्या किया, वहाँ पे एक टेररिस्ट अटैक हुआ था मुस्लिम्स के ऊपर। तो वही उन्होंने जाके शी वेंट देयर एंड हग्ड वहाँ के जो विक्टिम्स के किन्स थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस शी वॉज देयर, ओके। मतलब उन्होंने काफ़ी, आप समझ सकते हैं कि लोगों को, जो उनके विक्टिम्स की फैमिली है, दे रियली फेल्ट ओके आवर लीडर इज आर लीडर। तो फिर उन्होंने उसके बाद बस उसको फॉलो अप किया विद दी एक्शन। व्हाट शी डिड इज कि उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट कर दिए वहाँ के गन लॉज। लेकिन यूएसए में इतने, ये 10वीं आई थिंक इस तरह का अटैक है जिससे इतने लोगों की जान गई है, लेकिन तब भी कुछ नहीं हो रहा। तो यहाँ पे बेसिकली ये एग्जाम्पल है जो आपको पता होना चाहिए। A gunman killed 10 people at a ballroom dance studio, जो लूनर न्यू ईयर सेलिब्रेशन चल रही है उसके चलते हुए, ओके। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है। और फिर उसके बाद एक उनका टारगेट किसी सेकंड डांस हॉल को भी अटैक करने का था, पर वो नहीं हो पाया था। तो ये एलए में हुआ है। जस्ट इतना ही हमें डिस्कस करना है। ओके, तो आप जानते हैं इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली रूल किया है कि बेंजामिन नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर के जो कैबिनेट में एक मिनिस्टर हैं जिनका नाम है आर्ये देरी, जो इंटीरियर एंड हेल्थ मिनिस्टर थे, उनको आप नहीं अपने कैबिनेट में रख सकते, उनको हटना पड़ेगा। ही कैन नॉट बी द प्राइम मिनिस्टर, ही कैन नॉट बी अ मिनिस्टर। व्हाई सो? क्योंकि उन्होंने टैक्स ऑफेंसेस किए हैं और वो कॉन्विक्ट हो गए हैं उसमें। तो इनको हटा दिया गया है बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा। पर बेंजामिन नेतन्याहू ने ये बोला है दिस इज एन अनफॉर्चुनेट डिसीजन एंड इट इग्नोर्स द पीपल्स विल, क्योंकि लोगों ने इलेक्ट करके भेजा है ना। आप समझ रहे हैं ना ये चीज़ के इलेक्ट करके भेजा, क्रिमिनल है कुछ है तो लोगों को पता है क्रिमिनल है, तब भी उन्होंने जिता के भेजा, तो फिर हम कैसे हटा सकते हैं उनको, इनका ये कहना है। और इन्होंने बोला है कि यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू क्या कर रहे हैं, वो इस जुडिशियल सिस्टम को, क्योंकि इसी जुडिशियल सिस्टम में इनके खिलाफ भी करप्शन के केसेस चल रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू के ही खिलाफ। वो तो बाय चांस से प्राइम मिनिस्टर दोबारा बन गए हैं, बट स्टिल तो ये क्या करना चाहते हैं, जुडिशियल सिस्टम को ही पूरा ओवरऑल कर देना चाहते हैं। बहुत सारी जो जुडिशियल रिव्यू की पावर्स एंड डेमोक्रेटिक पावर्स, जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, उसको खत्म कर देना चाहते हैं। इसीलिए व्हाट इजराइल इज सीइंग और विटनेसिंग लेटली इज टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल गैदरिंग इन टेल अवीव। बहुत पहले भी हो चुका है, सैटरडे नाइट को भी हुआ है। दे प्रोटेस्टिंग जो बेंजामिन नेतन्याहू के प्लान है जुडिशियल सिस्टम को ओवरऑल करने के। 1 लाख लोग तक हमें दिखे हैं बेसिकली द गवर्नमेंट सेज। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि हमने जजेस को कुछ ज़्यादा ही पावर दे दिया है, इतना तो उनका स्वे नहीं होना चाहिए गवर्नेंस एंड ऑल ऑफ दैट पे। तो उन्होंने बोला कि हम तो किसी भी हाल में इस जुडिशियल सिस्टम के ओवरऑल को करेंगे ही करेंगे। सो बट इतने सारे लोग प्रोटेस्ट में आना, एंड दे आर प्रोटेस्टिंग। Economy at risk for from move to clean energy. I do not know. I do not know if Vision IAS would ever cover this topic because hopefully it should. But it is very important. It is very important for you. क्यों? मैं आपको ये बात पहले भी बता चुकी हूँ कि क्या लिंक है इकोनॉमी का, यानी कि फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, और जो हमारा क्लाइमेट चेंज टारगेट है उसका। यह बात आपको पता होनी चाहिए कि कैसे आरबीआई या हमारे इंडिया के बैंक्स है वो अपना योगदान दे रहे हैं, या क्या रिस्क्स हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। तो सबसे पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे, आप प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के बारे में लिखेंगे, जो आरबीआई ने बेसिकली प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी को भी अलाउ किया हुआ है कि उनको प्रायोरिटी पे रखा जाएगा और उनको लैंड किया जाएगा बैंक्स द्वारा। ठीक है, एक टारगेट होता है, वो बात आपको पता है, जिसमें एग्रीकल्चर भी आता है एंड ऑल ऑफ दैट। दूसरा बेसिकली आप पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि किस तरह से बैंक्स जो हैं भारत के वो अपना योगदान दे रहे हैं क्लीन एनर्जी में। अभी जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स हमने डिस्कस किए थे, हमने विजन आईएएस की मैगजीन में भी डिस्कस किया है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड को, जिन्हें बेसिकली रिलीज करा जा रहा है। तो ये आपके लिए दूसरा एग्जाम्पल है। तीसरा आप क्या लिख सकते हैं,
तीसरा देखिए बहुत सारे आरबीआई का एक वाइट पेपर रिलीज हुआ था जिसमें उन्होंने बताया वी विल बी डूइंग दिस एंड दैट, तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। पर बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो ये एक रिपोर्ट है जो आई है ग्लोबल एनवायरमेंटल चेंज जर्नल में, एक स्टडी आई है जिसने बोला है कि इंडिया का जो फिनेंशियल सेक्टर है इट इज़ हाईली एक्सपोज टू द रिस्क ऑफ इकोनॉमी ट्रांजिशनिंग फ्रॉम बीइंग लार्जली डिपेंडेंट ऑन फॉसिल फ्यूल टू क्लीन एनर्जी। सिंपल सा अगर मैं आपको इसका मतलब बताऊं शुरुआत में ही, इससे पहले कि हम इसकी निटी ग्रिटीज को डिस्कस करें, कि जो हमारे इंडियन बैंक्स हैं उन्होंने कुछ ज़्यादा ही लैंड किया हुआ है माइनिंग इंडस्ट्रीज को, कोल इंडस्ट्रीज को, इस तरह के पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज को। अभी तक तो हमें नहीं पता था ना कि अभी तो सबसे बड़ी बड़ी जो कंपनी है वो है ही यही कंपनीज होती ही हैं, बड़ी बड़ी है ना, पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, यही तो लेंगे ना लोन आपसे आके। ये तो अब है कि हमने टारगेट दे दिया है 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल, नेट न्यूट्रल बन जाएंगे। तो अब क्या होगा, धीरे धीरे सरकार भी बहुत फोकस करना शुरू हो रही है। तो आप सोचिए कि ये जो कंपनीज हैं क्या ये लॉस में चली जाएंगी, तो जो डेट आपने दिया हुआ है वो वापस लेके आ पाएंगी नहीं। तो जो अभी इंडियन बैंक्स हैं वो इतना ज़्यादा लैंड नहीं कर रहे रिन्यूएबल एनर्जी या क्लीन एनर्जी को, वो कैसे वहां पे शिफ्ट होंगे। और रिन्यूएबल एनर्जी का केस क्या है या फिर क्लीन एनर्जी का, उसमें अभी इतना प्रॉफिट नहीं है क्योंकि ये नई टेक्निक्स हैं, नई टेक्नोलॉजीज हैं, जेस्टेशन पीरियड बहुत ज़्यादा है, प्रॉफिट कब आएगा कब नहीं आएगा, महंगी भी बिकती है रिन्यूएबल एनर्जी थोड़ा थर्मल एनर्जी से रिलेटेड। तो लोग उसको प्रेफरेबल मानेंगे तो आप उनको लोन दे भी दे, वापस आ पाएगा नहीं आ पाएगा। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हैं जो फिनेंशियल सेक्टर और क्लीन एनर्जी के बीच में एक चैलेंज पैदा करती हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। Okay, an analysis of individual loans and bonds found that 60% of the lending to the mining sector, तो 60% of the lending जो mining sector को जा रही है हमारे बैंक्स में से, वो ऑयल के लिए, गैस एक्सट्रैक्शन के लिए, और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेट जा रहा है, लोन्स जा रहे हैं, उसका 1/5 कहाँ जा रहा है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग के लिए और उसकी एंसिलरी इंडस्ट्रीज के लिए। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, बाय फार द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ कार्बन एमिशंस, अकाउंटेड फॉर 5.2% ऑफ आउटस्टैंडिंग क्रेडिट। जो पूरा लोन दिया हुआ है उसमें से 5.2% इलेक्ट्रिसिटी को दिया हुआ है। ओके और साथ ही में से अगर हम इसकी बात करें इलेक्ट्रिसिटी लेंडिंग में से भी सिर्फ 17.5% इसकी लेंडिंग जो जा रही है वो प्योरली रिन्यूएबल एनर्जी पे जा रही है। ठीक है, तो आप खुद देख सकते हैं कि एक्सपोजर इन बैंक्स का किस पे है ज़्यादा, बेसिकली इस तरह की फॉसिल फ्यूल बेस्ड इंडस्ट्रीज पे। मोरओवर देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ एक्सपर्ट्स इन इंडिया, और साथ ही में इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में इतने एक्सपर्ट्स नहीं हैं जो बेसिकली एक्सपर्टीज प्रोवाइड कर सकें और अप्रोप्रिएटली एडवाइस कर सकें इंस्टीट्यूशंस को ऑन सच अ ट्रांजिशन। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। इन्वायरमेंटल ओके, तो देखिए ये जो एक्सपर्टीज़ है इसकी ज़रूरत क्यों है, ताकि जो इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस रिस्क हैं, ESG रिस्क जो हैं, वो बेसिकली इनको बताया जा सके कि आप अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में इस तरह के रिस्क को भी इंक्लूड कीजिए। आप अपना प्लान अगर 1 साल का बनाते हैं, अपने टारगेट्स बनाते हैं, यू मस्ट बी नोइंग व्हाट काइंड ऑफ आउटस्टैंडिंग क्रेडिट आप जा रहा है, कहाँ जा रहा है, वापस आएगा नहीं आएगा, कुछ ज़्यादा ही तो आप निर्भर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे financial institutions will need to ramp up their capacities relatively quickly as the RBI-led momentum further picks up. The other side of risks is tremendous opportunity to move अब वही चीज़ यहाँ पे बोली गई है कि आप बेसिकली क्या कर सकते हैं कि सस्टेनेबल एसेट्स को और एक्टिविटीज़ को अगर लैंड करना शुरू करेंगे तो वहाँ भी रिस्क है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर ज़्यादा आपके लैंड करने से फॉसिल फ्यूल बेस्ड इंडस्ट्रीज को प्रॉब्लम आ रही है, तो प्रॉब्लम ज़्यादा अगर आप इस तरह के सस्टेनेबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी को भी लैंड बहुत ज़्यादा करेंगे तो उससे भी रिस्क है, क्योंकि वो तो नई चीज़ है, अभी वापस आएगा नहीं आएगा, वो कब प्रॉफिट करना शुरू करेंगे कब नहीं। तो यहाँ पे भी एक दिक्कत है। हाई कार्बन इंडस्ट्रीज, so this is not very important. The financial decisions of Indian banks and institutional investors are locking the country into more polluting, more expensive energy supply. तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है कि क्योंकि फाइनेंशियल जो बैंक्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया के, जब वो लैंड ही इस तरह के फॉसिल फ्यूल्स बेस्ड फर्म्स को कर रहे हैं, तो मतलब वही प्रमोट कर रहे हैं पोल्यूशन को। ये यहाँ पे इस स्टडी में कहा गया है। फॉर एग्जाम्पल, वी फाइंड दैट ओनली 17.5% ऑफ बैंक लेंडिंग टू द पावर सेक्टर हैज़ बीन टू प्योर प्ले रिन्यूएबल्स, जैसे कि हमने पहले भी देख लिया। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। इन्होंने बोला है कि ज़्यादा लेंड करना शुरू कीजिए रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह को। ओके, सुप्रीम कोर्ट नोटिस ऑन केरला GST लॉ परमिटिंग लिवाई ऑफ टैक्स अंडर रिपील्ड वैट regime. नाउ व्हाट इज इट? आप जानते हैं जब GST लाया गया
तो जीएसटी ने पहले जितने भी टैक्स रिजीम्स थे, सेल्स टैक्स, वैट, ये सब कुछ को सब्ज्यूम कर दिया। ठीक है, अब जीएसटी एक टैक्स है जो लगा करेगा। ओके, लेकिन केरला का जो जीएसटी लॉ है उसमें उन्होंने एक, आप कह सकते हैं कि एक सेविंग्स क्लॉज रखा। सेविंग क्लॉज में उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि कहीं कहीं सेक्शंस में बेसिकली वैट रिजीम अभी भी अप्लाई होगा। तो उससे रिलेटेड एक दिक्कत आ रही है। हम देखते हैं ये केस क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली कमर्शियल टैक्स अथॉरिटीज का रिस्पांस मांगा है, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिस्पांस मांगा है, स्टेट गवर्नमेंट केरला की रिस्पांस मांगा है एक पिटिशन के ऊपर जो चैलेंज करती है लीगैलिटी किसकी, केरला गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की, जो बेसिकली अलाउ करता है असेसमेंट, लेवाई एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स अंडर द रिपील्ड वैट रिजीम। तो बेसिकली यहाँ पे अभी क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो, उन्होंने बोला है कि अभी 4 हफ्तों तक तो बेसिकली इनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, इनसे कोअर्सिव मैनर में कोई टैक्स नहीं निकाला जाएगा। आप हमें बताएं, एक्सपर्टीज हमें बताएगी क्या बेसिकली होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उसकी बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे ये वैट रिजीम अभी भी जो चल रहा है केरला के जीएसटी लॉ के तहत वो लीगल है कि नहीं है। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे बोली है। ओके, और साथ ही में देखिए जो पिटिशनर्स हैं उनका कहना है, पिटिशनर एक्चुअली एक कॉर्पोरेट हाउस है, मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे केस नहीं लिखा, वो एक कॉर्पोरेट हाउस है, एक बिजनेस है उनका छोटा सा। तो वो पहले केरला के वैट लॉ के तहत रजिस्टर्ड थे। अब वैट लॉ रजिस्टर्ड थे, लेकिन अब 2017 में तो अराउंड आप जानते हैं कि जीएसटी आ गया। तो जीएसटी आ गया तो वैट लॉ अपने में ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल हो गया। तो फिर क्या हुआ, अब उस इंसान पे जीएसटी लगेगा, है ना। तो लेकिन अब जो केरला का जीएसटी लॉ है उसमें क्या है, अब देखिए जब आप जीएसटी लॉ लेके आएगी एक स्टेट तो उसमें आप लिखेंगे कुछ रिपील क्लॉजेस होंगे, कुछ सेविंग क्लॉजेस होंगे, यानी कि रिपील क्लॉजेस के पहले वाले वैट रिजीम या पहले वाले जो भी टैक्स रिजीम था उसमें से क्या क्या रिपील हो गया। लेकिन सेविंग रिजीम जो सेविंग क्लॉजेस होंगे उसमें लिखा होगा अच्छा पहले वाले रिजीम में से, टैक्स रिजीम में से ये चीजें अभी भी सेव की जाएंगी और एज इट इज अप्लाई होंगी। तो उनके सेविंग क्लॉज में बेसिकली वैट रिजीम अभी भी लिखा हुआ है, जिसके तहत ही ये लोग बेसिकली वैट रिजीम वैट टैक्स इनसे लेना चाहते हैं, बेसिकली वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे हो रहा है। तो इसमें जो पिटिशनर हैं यानी कि वो कॉर्पोरेट हाउस है, वो कह रहे हैं कि देखिए पैंडेमिक के बाद, ऑलरेडी पैंडेमिक के बाद तो बल्कि सरकारों को हमें और सक्षम बनाना चाहिए कि हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं दोबारा, क्योंकि इतना ज़्यादा डिसरप्शन हुआ है, बहुत दिक्कतें आई हैं, तो उसके बाद लेकिन हम पे ये ऑपरेसिव टैक्स लॉज और लगाए जा रहे हैं। तो ये चीज़ बेसिकली इन्होंने कहा है कि काफ़ी दिक्कत है। तो लेकिन आप देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्टली तो नहीं गए होंगे, पहले केरला हाई कोर्ट के पास भी गए होंगे पिटिशनर। तो केरला हाई कोर्ट ने क्या बोला था, केरला हाई कोर्ट ने इस पिटिशन को डिसमिस कर दिया था ये बोलते हुए कि एक लेजिस्लेशन के पास एक सफिशिएंट लेजिस्लेटिव पावर्स हैं कि वो सेविंग क्लॉज में जो भी बेसिकली इंक्लूड करना चाहें वो कर सकते हैं। तो केरला जीएसटी एक्ट सही है, वैलिड है। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे केरला हाई कोर्ट ने कहा था। ओके, यहाँ पे भी बहुत कुछ नहीं है। शाहरुख खान कॉल्स असम सीएम टू फ्लैग वायलेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट पठान इन स्टेट। तो बेसिकली जो पठान रिलेटेड प्रोटेस्ट्स हो रही हैं, बॉयकॉट पठान और ये सब कुछ जो आप देख रहे हैं, तो ये जो बॉयकॉट रजीम चल पड़ा है उसका एक एग्जाम्पल है नो टॉलरेंस रजीम, जो आप एथिक्स में लिख सकते हैं। बहुत बार आपसे ये ऐसे पूछा गया है बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के ऐसे के पेपर में कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द बॉयकॉट रिजीम। तो बहुत आप उठा के देखेंगे उसके जो मॉडल आंसर्स होते हैं तो उसमें आपको लिखेगा बॉयकॉट द बॉयकॉट रिजीम ओनली। तो ये चीज़ मतलब पीपल आर टॉकिंग अबाउट, सो यू जस्ट गेट एन एग्जाम्पल फ्रॉम योर पीपल आर प्रोटेस्टिंग regarding Besharam Rang, the song. So, you can write about it. Thank you so much. Please like the video.